हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे मौर्य युग के बारे में, और इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था उन सभी सोर्सेज को जिनसे हमें मौर्य युग या मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंशावली के विषय में कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से प्रमुख राजा थे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरा जो मौर्य युग है, पूरा मौर्य साम्राज्य है, उसका राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन किस तरीके का था, इसके बारे में एक पृथक से वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर शासनकाल के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल माना जाता है 322 एडी से लेकर के 298 एडी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म एवं जाति के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग जो है मत देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनकी जन्म एवं जाति के विषय में विद्वानों में मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ हों या फिर मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखी थी, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र माना गया है। वहीं अगर विशेष रूप से मुद्रा राक्षस के बारे में बात करें तो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को धननंद का पुत्र कहा गया है। हालांकि आप परिचित होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से धननंद को परास्त करके यानी नंद वंश का अंत करके ही मौर्य वंश की नींव डाली थी, लेकिन विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को धननंद का पुत्र कहा गया है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए बन सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को धननंद का पुत्र कहा गया है, तो वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, वहीं अगर इसके वंश के बारे में बात करें तो जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में यह देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य वंश से संबंध रखते थे, मौर्य वंश से संबंध रखते थे। और जो मौर्य वंश जो था ये था क्षत्रिय वंश माना जाता है। ठीक है, ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये जानकारी हमें जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक क्षत्रिय वंश जिसका नाम था मौर्य, उससे संबंधित थे। ठीक है, और इसकी पुष्टि, मौर्य की पुष्टि और हो जाती है जब हम अशोक के अभिलेखों की तरफ बढ़ते हैं और जब हम लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं तो वहाँ से भी इस मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये अनुमान के आधार पर ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये मौर्य जो वंश है इसका अनुमान लगाया जाता है अशोक के लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख से। कैसे? क्योंकि जो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख है उसके आधार भाग पर या उसके निचले भाग पर मयूर की आकृति बनी हुई है। और मयूर क्या था? मयूर ही मौर्यों का राजकीय चिन्ह हुआ करता था। ठीक है, और चूंकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह मयूर था और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। ठीक है, और इसके बारे में किसने बताया है? ये जो पुष्टियां की हैं ये किसने की हैं? ये इतिहासकार ग्रुनवेडल ने बताया है। ठीक है, मौर्यों का जो राजकीय चिन्ह मयूर था इसकी पुष्टि किसने की है? ग्रुनवेडल ने की है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वंशावली को, इसके वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं जैसे सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टिस। पहले और तीसरे वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, वो ऊपर लिखा हुआ है सेंड्रोकोट्स और ये है सेंड्रोकोप्ट्स। ठीक है, तो सेंड्रोकोट्स जो नाम दिया था वो इतिहासकार स्ट्रैबो, एरियन या जस्टिन की जो कृतियां हैं या रचनाएं हैं या इनके द्वारा लिखा गया मौर्य वंश का जो इतिहास है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोट्स देखने को मिलता है। वहीं एपियानस और प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के नाम से पहचाना गया है। वहीं नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्ट्स की संज्ञा दी है। इन तीनों नामों को अगर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पुष्टि करने के बारे में बात करें तो विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों की पुष्टि या पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी 1793 में। ठीक है, यानी जो तीन नाम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टिस, इन तीनों नामों के जो पुष्टि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने 1793 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ। ठीक है, और इसके संबंध में एक कहानी भी कही जाती है, अक्सर करके देखने को मिलती है। बौद्ध या जैन ग्रंथों में एक कहानी प्रचलित है कि एक औरत जो है अपने बेटे को खाना खिला रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो उसका जो बेटा है वो जो चपाती होती है, रोटी होती है, उसको बीच में से खाने का प्रयास करता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तो वो उससे कहती है कि जो गलती तुम कर रहे हो यही गलती कौन कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है, जो कि मगध पर आक्रमण कर रहा है। सबसे पहले उसे सबसे पहले अपने निकटवर्ती या जो कमज़ोर या छोटे राज्य हैं उन्हें जीतने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद में शक्तिशाली मगध साम्राज्य को जीतने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही किया था कि सबसे पहले मगध पर आक्रमण कर दिया था, जो कि अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था, इसीलिए वह पराजित हुआ था। लेकिन इन चीज़ों से प्रेरणा लेकर के कि उसे समझ में आया कि मगध पर सबसे पहले आक्रमण करके उसे जीतना सही नहीं है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आसपास के जितने भी कमज़ोर और छोटे राज्य हैं सबसे पहले उन्हें जीतना चाहिए। जब वह उन्हें जीत लेगा, उन सभी राज्यों को अपने संदर्भ में या अपनी ओर कर लेगा, उसके बाद में वह मगध पर आक्रमण कर सकता है और उसे जीत सकता है। तो इसके बाद उसने क्या किया था, मगध का जो है मगध के बारे में विचार करना छोड़ करके उसने उत्तर पश्चिम के जो राज्य थे उनको जीतने का विचार बनाया और सबसे पहले पंजाब पर उसने विजय प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद में जो सिकंदर के विदेशी शासन वाले पंजाब एवं सिंध क्षेत्र जो थे, इन दोनों को भी इसने जीता था, क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने कुछ क्षेत्रों को विजित किया था यहाँ पे, और उसके बाद में जब वो यहाँ से लौट गया था तो अपने सेनापतियों या उस समय के तत्कालीन जो भारतीय शासक हुआ करते थे उनको वो अपने विजित राज्यों को सौंप करके अपने देश लौट गया था। तो उसके सिकंदर के जो विदेशी शासन वाले क्षेत्र थे, जिनमें से कि पंजाब और सिंध क्षेत्र दोनों प्रमुख थे, इसको भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। जब आसपास के छोटे मोटे सभी राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया, उसके बाद उसने मगध को जीतने के उद्देश्य से पर्वतक नामक राजा की सहायता ली और नंद सेनापति भद्रसाल को हरा करके मगध पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर ऐसे युद्ध एवं उसकी संधि के बारे में बात करेंगे। जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद में उसके जो साम्राज्य था उसका शासक बना था सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर जो है उसका शासक बना था, जो कि सिकंदर का क्या था, सेनापति था। सिकंदर की इच्छा थी कि वो संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करे, लेकिन उसकी यह विजय प्राप्ति का सपना अधूरा रह गया था। तो कहीं ना कहीं सेल्यूकस निकेटर के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि क्यों न सिकंदर का जो सपना था उसे पूरा किया जाए। तो उसके अंदर भी भारत को जीतने की इच्छा जागृत होती है और वह काबुल के रास्ते होते हुए सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने के लिए आता है और चंद्रगुप्त से उसका युद्ध होता है। लेकिन क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से पराजित हो जाता है और पराजित होने के परिणाम स्वरूप उसे 303 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि करनी पड़ती है। ठीक है, और इस संधि के तहत क्या क्या हुआ था कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। ठीक है, और हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह, इसका उल्लेख किसने किया है, एपियानस ने अपने लेखों में इसका उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे, हेरात, कंधार, मकरान तट एवं काबुल। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था। उसके बाद में उससे एक संधि की थी 303 ईस्वी पूर्व में, और इस संधि के तहत उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य भी दहेज में दिए। ठीक है, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्थनीज ने ही पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसके विषय में हम जो मौर्य युग के बारे में जानकारी के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनमें हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है मुख्य बातें थीं संधि में, जो कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई थी। अपनी पुत्री का विवाह, 4 राज्यों को दहेज में देना और इसके साथ साथ एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजना। ठीक है, संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विशाल सेना, जो कि लगभग जिसमें मानी जाती थी 6 लाख
6 लाख केवल पैदल सेना के संबंध में ये आंकड़ा दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, लगभग 30,000 घोड़े थे और लगभग 15,000 हाथी यों से सुसज्जित इसकी एक विशालकाय सेना थी। और इसने क्या किया था, जब सेल्यूकस निकेटर के बाद जो सेल्यूकस निकेटर के साथ जो संधि हुई थी उसके बाद में इसने अपनी इस विशाल सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ठीक है, संपूर्ण भारत को जीत लिया था। अगर इसकी सीमाओं के विषय में बात करें कि जो मौर्य युग की सीमाएं थीं भारतवर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो वो कहाँ कहाँ थी पूरे भारत में? लगभग पूरे भारत में इसका जो है शासन था। अगर इसकी सीमाओं को हम देखने का प्रयास करें तो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक। ठीक है, अगर हम भारत का मैप बनाएंगे तो जो कि कश्मीर के पश्चिम वाला जो हिस्सा है जिसमें अफ़गानिस्तान वगैरह जो है वहाँ से लेके हिंदू कुश पर्वत से लेकर के नीचे तक आते जाएंगे, इधर पूर्व की तरफ बंगाल तक। ठीक है, ऐसे करके हिंदू कुश पर्वत से लेकर के यहाँ बंगाल तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी और ऊपर तक जो है कश्मीर भी इसमें सम्मिलित था। और कश्मीर से लेकर के अगर नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ बात करें तो मैसूर, ठीक है, मैसूर तक दक्षिण में इसकी सीमाएं जो है फैली हुई थी। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमाएं थी वो कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा जो साम्राज्य की थी वो थी पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र को सत्ता सौंप करके श्रवणबेलगोला चला गया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और यहीं पर उसने संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग किया था। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का उपासक था और संलेखना जो पद्धति है, जीवन त्याग की पद्धति, ये जैन धर्म में ही प्रचलित थी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि संलेखना पद्धति से अपने जीवन त्याग करने का तात्पर्य क्या था कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि इस पद्धति के द्वारा अपना जीवन त्याग करता था वो खाना पीना छोड़ करके, यानी भूखा प्यासा रह करके अपने शरीर को कष्ट दे करके अपना जो है जीवन का अंत करता था। ठीक है, तो इसी पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पर संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे शासक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बिंदुसार। इसका शासनकाल माना जाता है 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके कुछ अलग अलग नाम हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक नाम है इसका अमित्रचेट्स। ये यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है, या यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार का नाम अमित्रचेट्स देखने को मिलता है। वहीं संस्कृत ग्रंथों में इसे अमित्रघात कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना गया है। वायुपुराण में इसे मद्रसार कहा गया है। चीनी साहित्य में बिंदुसार को बिंदुपाल नाम से जाना गया है। और वहीं स्ट्रैबो जो कि एक इतिहासकार थे, स्ट्रैबो के द्वारा आतली द्रोचड़स नाम से बिंदुसार को उल्लिखित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ अलग अलग नाम। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बिंदुसार जो था वो किस संप्रदाय का अनुयायी था। ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे और इसके समय में तक्षशिला में क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है जिसे दबाने के लिए किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। अशोक जो बाद में सम्राट अशोक या अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ये उस समय कहाँ का शासक था? मालवा या उज्जैन पर शासन कर रहा था और बिंदुसार का कौन था? ये पुत्र था। ठीक है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, उसका नाम था डाइमेकस। और इसके अतिरिक्त क्या किया था? जब बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस को भेजा गया था, बिंदुसार के दरबार में जब एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था तो बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 वस्तुओं की याचना की थी, 3 वस्तुएं मांगी थी कि उसे क्या क्या चाहिए? उसे अंगूरी मदिरा चाहिए, जिसे मीठी मदिरा के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग बिंदुसार ने एंटियोकस से की थी। एंटियोकस ने बिंदुसार की दोनों मांगें, उपयुक्त दोनों मांगें जो हैं ये पूरी कर दी थी, लेकिन उसने दार्शनिक को नहीं भेजा था। ठीक है, अंगूरी मदिरा उसने भिजवाई थी, अंजीर भी भिजवाई थी, लेकिन उसने दार्शनिक को नहीं भिजवाया था। इसके साथ साथ मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, इन्होंने भी एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था जिसका नाम था डायनोसिस। ठीक है, डायनोसिस को फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य का और
विस्तार किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा वो मैसूर तक थी, लेकिन बिंदुसार के समय में क्या होता है कि ये मैसूर से और दक्षिणवर्ती या सुदूरवर्ती दक्षिण के जो भारतीय क्षेत्र थे वहाँ तक बिंदुसार ने अपनी जीत की और वहाँ के राज्यों को भी मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिंदुसार के समय में जो है मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अशोक के विषय में। अशोक का शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। निसंदेह जो अशोक था मौर्य शासकों में सबसे महान शासक इसको माना जाता है। इसके भी कुछ अलग अलग नाम अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तो एक अशोक का नाम है प्रियदर्शी। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता रहा है कि अशोक का प्रियदर्शी नाम कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये इसके भाब्रू अभिलेख में देखने को मिलता है। इसके अलावा अशोक का एक और नाम देवनाम प्रियस अशोक राजा, देवनाम प्रियस अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख में देखने को मिलता है। वहीं पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। इसकी माताओं के नामों में भी अलग अलग स्रोतों से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे इसकी माता का एक नाम देखने को मिलता है धम्मा। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधिवंश, उससे पता चलता है। यानी बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश में अशोक की माता का नाम धम्मा देखने को मिलता है। वहीं एक अन्य ग्रंथ दिव्यावदान में इनकी माता का नाम पाशादिका भी देखने को मिलता है। और अशोक अवदान माला नामक ग्रंथ में इनकी माता का नाम सुभद्रांगी भी देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं इसकी पत्नियों के विषय में बात करें तो ग्रंथों में इसकी कई पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं असंधि मित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिष्यरक्षिता। ये जो चार नाम हैं असंधि मित्रा, महादेवी या जिनको देवी भी कहा गया है, पद्मावती हैं या तिष्यरक्षिता हैं, ये चारों नाम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हैं। वहीं अगर महादेवी या देवी के विषय में बात करें तो इसको संभवतः अशोक की प्रथम पत्नी माना गया है और यह सिंहली अनुश्रुति के अनुसार माना गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसी पत्नी से अशोक की इसी पत्नी से यानी महादेवी से ही महेंद्र एवं संघमित्रा का जन्म हुआ था, जिसे कालांतर में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इसके अलावा इसकी एक अन्य पत्नी का नाम भी देखने को मिलता है जिसका नाम है कारुबाकी, और इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है प्रयाग स्तंभ लेख से। इसके पुत्र और पुत्रियों के बारे में बात करें तो इसके पुत्र और पुत्रियों में कुणाल एवं महेंद्र, ये दो नाम इसके पुत्रों के देखने को मिलते हैं, एवं संघमित्रा और चारुमती, ये उनकी पुत्रियों के नाम देखने को मिलते हैं। और ये चारों नाम इसके दोनों पुत्र और दोनों पुत्रियों की जो जानकारी प्राप्त होती है ये बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसके अलावा राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ ने लिखी है, इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। इस राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में इसके एक अन्य पुत्र जालौक का नाम भी देखने को मिलता है और प्रयाग स्तंभ लेख में एक पुत्र तीवर का नाम भी देखने को मिलता है। तो ये जानकारी यहाँ पे हो जाती है इसके पुत्र और पुत्रियों से संबंधित। इसके बाद में अशोक जो था गद्दी पर कब बैठा था, 273 ईस्वी पूर्व में ये राज सिंहासन पर बैठा था, लेकिन इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। ठीक है, 273 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसका राज्याभिषेक इसके गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद यानी 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के विषय में ऐसा माना जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसने सत्ता प्राप्त की थी। ये 99 भाई ऐसा नहीं कह सकते हम इसके सगे भाई होंगे, मतलब इसके जो भी कुटुंब या फैमिली हुआ करती थी उसके जितने भी अपने भाई बंधु थे उन सभी को मार करके इसने जो है सत्ता को अधिग्रहण किया था, सत्ता को हत्याया था। और ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ महावंश से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ही यह माना जाता है कि इसने अपने बड़े भाई जो कि इसका सौतेला भाई भी था सुसीम, इसको हटा करके गद्दी प्राप्त की थी। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष में यानी 261 ईस्वी पूर्व में इसने कलिंग विजय प्राप्त की थी, जो कि इतिहास में एक अलग ही अपना स्थान रखती है। ठीक है, अब कलिंग विजय से संबंधित थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कलिंग विजय प्राप्त करने के कारण क्या थे, इसने कलिंग को क्यों जीता था, ऐसे कौन कौन से रीजन थे जो कि कलिंग की तरफ अशोक को आकर्षित किए थे। कि नंदवंश का जब पतन हो जाता है तो नंदवंश के पतन के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आता है। इसके साथ साथ कलिंग सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। और जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन था कलिंग विजय प्राप्त करने का वो ये था कि दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री एवं
स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक था और इससे तब तक जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता था जब तक कलिंग को नहीं जीत लेते। तो ये जो मुख्य रीजन थे ये थे कि कलिंग विजय के कारणों में। इसके बाद में कलिंग विजय की थी अशोक ने, उसके बाद में भीषण नरसंहार हुआ था। उसमें बहुत सारे लाखों बच्चे, औरतें और सैनिक मारे गए थे। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें बहुत से ग्रंथों से यह देखने को मिलता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने जो है अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगर इसके पहले वाले समय की बात करें तो पहले यह माना जाता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मिलती है कि जो अशोक था वो काफ़ी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया करता था, उन्हें सामूहिक भोज में भी बुलाता था और स्वयं भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी से हमें ये पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, फिर अगर इसके बौद्ध धर्म के विषय में बात करें तो इसका जो बड़ा भाई था सुसीम, जिसकी हत्या करके ये जो है गद्दी पर बैठा था, उनके पुत्र का नाम था निग्रोध। ठीक है, निग्रोध जो था वो बौद्ध भिक्षु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। तो एक दिन ये ऐसे ही करके बैठा हुआ था अशोक, और उसने देखा कि उसके भाई का पुत्र जो निग्रोध है वो कहाँ जा रहा है, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो उसने इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और जब वार्तालाप हुआ दोनों के बीच में तो निग्रोध का प्रवचन सुन के जो है ये बड़ा प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपनाने का निश्चय लिया। ठीक है, वहीं अगर उत्तर भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार बात करें तो उपगुप्त ने, ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार से हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसने विधिवत बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वहीं इसके द्वारा जो अन्य विजयों के बारे में बात करें, अशोक की अन्य विजयों के बारे में बात करें तो इसमें कश्मीर में श्रीनगर नामक जो है स्थान, नेपाल में देवपत्तन नामक नगर, इन दोनों नगरों को भी अशोक ने ही बसाया था। इसके साथ साथ इसके राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, कश्मीर है, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इसके राज्य क्षेत्र में शामिल थे। इसके साथ साथ अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य था वो लगभग ऐसा माना जाता है कि पूरे भारतीय इतिहास में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो अशोक का था। ठीक है, और ऐसा ही माना जाता है कि इतना साम्राज्य तो बाद में जब आधुनिक भारत में हम आते हैं तो इतना बड़ा साम्राज्य अंग्रेज़ों का भी नहीं था भारत में, जितना बड़ा साम्राज्य अशोक का माना जाता है। और इसीलिए अशोक को जो है सम्राट अशोक महान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाद में पहले उसके अपने प्रारंभिक चरण में वो कैसा भी राजा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया था और उसने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसने सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करना प्रारंभ किया। उसने हिंसा को त्याग दिया। ठीक है, और उसने जो है जीव हत्या वगैरह जो गलत प्रथाएं थी उन पर भी उसने प्रतिबंध लगाया, सभी लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसी वजह से इतिहास में सम्राट अशोक को क्या कहा जाता है, अशोक महान की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक ने पश्चिमी एशिया एवं यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे थे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि उसने जो है अपनी तरफ से युद्ध करने की नीति को छोड़ दिया था, क्योंकि वह कलिंग युद्ध में नरसंहार से काफ़ी हृदय में उसके में काफ़ी दुख या क्षोभ की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ श्रीलंका एवं मध्य एशिया में भी उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे थे, जिसमें से कुछ धर्म प्रचारकों के नाम मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। महेंद्र एवं संघमित्रा, जो कि इसके खुद पुत्र एवं पुत्री थे, इसको इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महारक्षित को इसने यूनान भेजा था। मझांतिक को इसने कश्मीर एवं गांधार के क्षेत्रों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महाधर्म रक्षित को इसने महाराष्ट्र के क्षेत्र में भेजा था। ठीक है, तो ये इसके धर्म प्रचारक हो गए जो इसने अलग अलग देशों में भेजे थे। यहाँ से ये हो जाता है आपका जो मौर्य साम्राज्य है उसकी वंशावली से संबंधित पूरा क्लास। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पूरे मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विषय में। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।